हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैदान सीरीज का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 20 जी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी के हम 60 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का रहेगा इसको हम रिवीजन करेंगे, और बाकी जो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा वह 5 जुलाई से संबंधित है। इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इतना क्वेश्चन हमको करने में कम से कम 30 से 35 मिनट लग जाएगा। कितना? तो 30 से 35 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट बने रहें, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन इधर से और 20 क्वेश्चन इधर से, तो 60 20 80 अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर एक एक प्रश्न गिना जाए तो कम से कम आप सभी को 100 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो 46वें सत्र की मेज़बानी करने वाला है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 2024 इसकी इस बार जो है कौन सी क्रम है? तो 46वीं क्रम है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा इसकी 46वीं बैठक की। इसकी शुरुआत कब से होगी? तो इसकी शुरुआत 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 46वें क्रम की बैठक कहाँ होगी? अपने भारत में। वहीं पूछे यूनेस्को विश्व धरोहर की जो 45वें क्रम की बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो रियाद सऊदी अरब में इसकी 45वीं बैठक हुई थी। यहीं पर भारत के 2 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे। एक तो किया गया था शांति निकेतन और दूसरा किया गया था होयलेश्वर मंदिर। तो 41वां पूछे कौन सा है? तो 41वां जो है शांति निकेतन है, और ये कहाँ पे है? तो यह वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। और होयलेश्वर जो कि 42वें क्रम की विश्व धरोहर है, और ये किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। ये भी आपको याद रखना है। इसी जो 46वीं बैठक होनी है नई दिल्ली भारत मंडपम में, इसी को जो है इसी में भारत की तरफ से अहोम मोइडम को जो है शामिल करने की घोषणा करी गई है कि अहोम मोइडम को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। अहोम मोइडम क्या है? तो अहोम मोइडम जो है अहोम साम्राज्य का स्थल है, ये आपको याद रखना है। और अहोम मोइडम या अहोम साम्राज्य अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो यह असम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो फ्रीडम एज का संबंध हो जाता है यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के बीच जो है फ्रीडम एज का आयोजन किया गया था। और किस द्वीप पर किया गया था इसका आयोजन? तो जेजू द्वीप पर किया गया था। जेजू द्वीप पर किसका अधिकार है? तो साउथ कोरिया का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति सिलिनेक्स अभ्यास। ये 2 अभ्यास होते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास होते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और बाकी के ये जो 3 अभ्यास हैं ये भारत और यूएसए के बीच में होते हैं। मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये 4 देशों का इसमें अभ्यास होता है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होने वाला अभ्यास है। इक्वेरियन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत मालदीव के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ब्रिक्स 2024 का आयोजन होगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। अगर हमें पूछे कि हिम तेंदुआ को जो है किस यूटी या फिर किस राज्य ने अपना राजकीय प्रतीक घोषित किया है? तो लद्दाख ने किया है। किसने किया है? तो लद्दाख ने किया है। हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दीव में प्रारंभ हुआ है। और इस मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में पहला स्थान किस राज्य को अगर पूछे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो पेरिस 2024 में लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक होना है उसमें भारत का अगर पूछे मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल बना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024,
ठीक है। तो ओलंपिक 2024 कहाँ पे होगा, तो यह पेरिस में होगा और यह शुरू हो चुका है, जुलाई मंथ में यह शुरू हो गया है। और जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, यह किस क्रम का आयोजित हुआ है, तो 33वें क्रम का होना है। और ये जो है समरकालीन ओलंपिक है, ये आपको याद रखना है। जबकि पूछे शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो 2026 में होगा, लेकिन यह इटली में होगा, ठीक है। और इसमें पूछे कि 2024 के ओलंपिक में यह घोषणा कर दी गई है कि भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य प्रायोजक कौन है, तो BPCL है, ये आपको याद रखना है। कौन है, तो BPCL है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि पूछे कि अगर बैंकिंग पार्टनर में जो है कौन मुख्य प्रायोजक बना है, तो बैंकिंग पार्टनर में बना है येस बैंक। तो ओलंपिक 2024 में यह घोषणा किया गया है कि भारतीय ओलंपिक का जो मुख्य प्रायोजक बना है वह कौन बना है, तो BPCL बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि पूछे बैंकिंग पार्टनर में कौन मुख्य प्रायोजक बना है, तो येस बैंक बना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ओलंपिक जो 2028 में होगा, यह किस क्रम का होगा, तो यह 34वें क्रम का होगा। और कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स USA में होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी 141वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, तो यह अपने मुंबई में हुआ था। और यहीं पर ही क्रिकेट को जो है 2028 के ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा करी गई। तो क्रिकेट को कहाँ शामिल किया जाएगा, तो क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ओलंपिक कमेटी की बात करें किसकी स्थापना कब हुआ था, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में हुआ था। और ओलंपिक का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है, तो थॉमस बोक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो चादुम्बी, बिहू, बगरुम्बा, अम्बुबाची मेला, ये सभी कहाँ पर लगते हैं, तो आसाम में लगते हैं। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया गया है PEOM पर। PEOM अगर पूछे कि उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इसी रॉकेट के साथ साथ जो है एक और उपग्रह को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है एक्सपोसैट। तो एक्सपोसैट और PEOM इन दोनों को जो है एक ही साथ लॉन्च किया गया था रॉकेट PSLV C58 से। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, तो इंद्रमणि पांडे जी बने हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है, तो संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपूर्णता अभियान अगर पूछे कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जो है 3 माह के लिए शुरू किया गया है और यह 4 जुलाई से यानी कि कल से शुरू हो गया है। इसमें इस संपूर्णता अभियान में 112 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को भी शामिल किया गया है। तो आकांक्षी जिले कितने हैं, 112 में ये शुरू किया जाएगा। ऐसे जिले जो अग्रसर होने के लिए या विकसित होने के लिए तत्पर है, इन्हें ही आकांक्षी जिला बोला जाता है। जबकि जो ब्लॉक होते हैं, इन आकांक्षी ब्लॉकों में इनकी संख्या कितनी है, तो 500 है। तो इन सभी में जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया है, संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें जो है क्या क्या फैसिलिटी लोगों को दी जाएगी, तो इसमें जो है BP चेक किया जाएगा यानी कि रक्तदाब चेक किया जाएगा। और प्रसवपूर्व महिला होगी तो उसके पोषण पर ध्यान रखा जाएगा। गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूल में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मिट्टी की जो उर्वरता है यानी कि सॉइल हेल्थ की भी इसमें जानकारी दी जाएगी। मधुमेह के जो रोगी होंगे उनको भी जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी को इतना याद रखना है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर, तो 112 आकांक्षी जिलों में और 500 आकांक्षी जिलों ब्लॉकों में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो 100वां देश शामिल हुआ है पराग्वे। ठीक है। अगर पूछे कि ISA या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है मनोज मुकुंद नरवाणे और ये भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मैंने इसको बता दिया भारत में होगा। और कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि 45वें क्रम की कहाँ हुई थी, तो रियाद सऊदी अरब में हुआ था। और यहीं पर भारत के 2 विश्व धरोहर सूची में 2 स्थल शामिल किए गए थे। 41वां शांति निकेतन था और 42वां कौन है, हलेश्वर मंदिर है।
हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रदेश में किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। अगर शहर में पूछे किसे दिया गया है तो 2 शहरों को दिया गया है, इंदौर और सूरत को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ गोल्डर की सिफारिश पर। इसके बारे में देखते हैं। तो विश्वनाथ गोल्डर समिति के में अगर पूछे कितने सदस्य हैं तो 26 इसमें सदस्य हैं। इसका पूछे निर्माण क्यों किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति का निर्माण किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे किसके द्वारा शुरू किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर समिति। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इस समिति में बताया गया है जो राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष हैं उसमें संशोधन किया जाएगा। अब तक अगर बात करें कि अब तक जो है हमारे देश में कौन सा आधार वर्ष मान के कार्य हो रहा है, तो आधार वर्ष मान के 2011-12 आधार वर्ष मानकर कार्य हो रहा है। अब इसको चेंज करके जो है 2020-21 आधार वर्ष माना जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ गोल्डर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? आधार वर्ष से संबंधित हो जाएगा। और इसको किसने शुरू किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए यानी कि नकल को रोकने के लिए किस समिति का सिफारिश की स्थापना की गई है? तो राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना की गई है। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। हाल ही में PM मोदी ने किस देश में सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है? तो अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच में यह पुल बनाया गया है। और इसकी टोटल लंबाई पूछे कितनी है? तो मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में पहली बार मेनलैंड जीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो मेनलैंड जीरो का फोटोग्राफ कहाँ पर शूट किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मेनलैंड जीरो यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह असम में पाया जाता है। और किस नेशनल पार्क में? तो असम के रायमोना नेशनल पार्क में मेनलैंड जीरो को देखा गया है और इसकी पहली बार जो है यहाँ पे फोटोग्राफी भी किया गया है, यानी कि इसका फ़ोटो खींचा गया है। और अगर पूछे कि मेनलैंड जीरो क्या है, तो यह एक स्तनधारी है जो कि बकरी और हिरन के बीच का संकर प्रजाति है। तो याद रखेंगे मेनलैंड जीरो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो रायमोना में पाया जाता है, जो कि असम में है। और यह एक स्तनधारी जीव है जो कि बकरी और हिरन के बीच का संकर प्रजाति है और इसके भी हाल ही में फोटोग्राफी भी किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो मानस, दूसरा काजीरंगा, तीसरा देहिंग पटकई, चौथा रायमोना, 5वां डिब्रू साइखोवा और 6ठा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए अगर पूछे कौन सा फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है। अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय नवीनतम जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो नवीनतम पूछे भारत का नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है देहिंग पटकई। ठीक है, तो ये देहिंग पटकई। और वैसे पूछे असम में कितने स्थित हैं, तो 6 स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह शुरू हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ। किस बायोलॉजिकल पार्क में शुरू हुआ है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह त्रिपुरा में है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह उड़ीसा में खोला गया है। और यहीं पर जो है जो ये जोखिम प्रबंधन यानी कि जो आपदाएँ आती हैं उसमें लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए श्री यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो साहब को किया है। और इन्फेंटिनो साहब वर्तमान में कौन है? तो ये फीफा के अध्यक्ष है। ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस अगर पूछे किसने शुरू किया है? तो आरबीआई ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई और साथ साथ में 4 आसियान कंट्रीज़ ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये 4 आसियान कंट्री कौन कौन से हैं? तो मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। तो ये 4 आसियान कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रोजेक्ट नेक्सस किसने शुरू किया है? आरबीआई और 4 एशियन कंट्री ने मिलकर शुरू किया है। क्यों शुरू किया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का जो यूपीआई है इसको जो है शुरू करने के लिए इन 4 देशों में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। इसको जो है इन 4 आसियान कंट्रियों में शुरू किया जाएगा ताकि जो है 60 सेकंड के अंदर जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। अगर वहीं पूछे कि आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो प्रभा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो प्रभा भी याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट नेक्सस अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा, और इसमें 4 एशियान कंट्री भी शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आसियान की अगर पूछे कि स्थापना कब किया गया था? तो आसियान की स्थापना किया गया था 1967 में। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 11 देश हैं। 11वां देश कौन सा है? तिमोर लेस्टे हैं। आसियान का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। वीर बाल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है। जबकि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो संभव विकसित किया है। यूजीसी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो शेरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह युगांडा में आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईसीसी हो या फिर जो है वनडे क्रिकेट हो, इन दोनों कैटेगरियों में अगर पूछा जाए कि भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या बन गए हैं, ये आपको याद रखना। और अगर बात करें कि यह पद जो है इस प्रकार का कोई जो है ऑलराउंडर अगर पूछे कौन बना है पहली बार, तो यह पहली बार भारत का कोई पहला भारतीय बना है जिनका नाम है हार्दिक पांड्या, ये आपको याद रखना है। इनका जो है कुछ समय पहले यानी कि आईपीएल में जो है इनका बुरा टाइम चल रहा था, इसलिए इनको लोग इनकी बहुत ही ज़्यादा मजाक बना रहे थे, मतलब बहुत सारे वर्ड बोल रहे थे हार्दिक पांड्या जी को। लेकिन अब की जो है आईसीसी T20 और वनडे में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और इन्हें जो है ऑलराउंडर का भी खिताब मिला है। तो हार्दिक पांड्या क्या बन गए हैं? तो इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जबकि बात करते हैं कि नंबर 1 बॉलर अगर पूछे कौन बने हैं, तो जसमीत बुमराह और साथ साथ रवि बिश्नोई बने हैं। T20 वर्ल्ड कप में अगर पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया था, तो कौन बने थे? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे बुमराह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, CAG का पहला संग्रहालय जिसका नाम है चैडविक हाउस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर पूछे इसका पहला संग्रहालय का क्या नाम है? तो चैडविक हाउस है। इसका शुभारंभ पूछे कहाँ किया गया है? तो शिमला में किया गया है। और वर्तमान में CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनुमा मनाया जाता है तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तीसरी बार फिर से जो है झारखंड के नए CM बनाए गए हैं, हेमंत सोरेन जी। इनके बारे में अध्ययन करें तो झारखंड के नए CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये किसके स्थान पर आए बने हैं? तो ये चंपई सोरेन के स्थान पर फिर से हेमंत सोरेन जी तीसरी बार जो है क्या बन गए हैं?
झारखंड के सीएम बन गए हैं। और अगर पूछे कि जो हेमंत सोरेन जी हैं इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इनका है। और अगर पूछे कि इनको शपथ किसने दिलाया है, तो हेमंत सोरेन जी को शपथ दिलाए हैं झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है, तो हेविसियोर का संबंध है हेपेटाइटिस A से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है, तो साइक्लोन प्रारंभ किया है मिस्र के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें 3 लोगों को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अगर पूछे इसके हेड कौन है, तो NSA के हेड बनाए गए हैं अजीत डोभाल जी बनाए गए हैं। जबकि अगर पूछे डिप्यूटी NSA कौन बनाए गए हैं, तो 3 लोग बनाए गए हैं जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो कौन बने हैं, TB रविचंद्रन जी, रवि और पवन कपूर और राजेंद्र खन्ना। तो ये तीनों क्या बने हैं, तो डिप्यूटी NSA बने हैं। जबकि जो है NSA अगर पूछे हेड कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विकल्प में अकेले यही बच रहे थे, तो इनको भी कोई ना कोई पद मिलना ही था। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो डॉक्टर BN गंगाधर हैं। जबकि पूछे LIC के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो LIC के चेयरमैन बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिनी रत्न के श्रेणी 1 में दर्जा पाने वाली कौन सी कंपनी बन गई है, तो भारत की जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी जो है इसको जो है मिनी रत्न की श्रेणी में दर्जा प्राप्त है। और किस श्रेणी में, तो श्रेणी 1 में दर्जा प्राप्त है। और ये भारत की 54वीं कंपनी बन गई है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की अगर पूछे स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। और अभी हाल ही में इसका जो है 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसी को देखते हुए इसे मिनी रत्न की श्रेणी 1 में दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं, आलिया भट्ट बन गई हैं। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो रोहन बोपन्ना जी हैं। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है, तो केरल सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां ही है ना, हाँ 10वां प्रश्न है, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लोकपथ मोबाइल ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगर पूछे मध्य प्रदेश के CM वर्तमान में कौन है, तो मोहन यादव जी हैं। इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया है, क्योंकि जो सड़क पर जो गड्ढे होते हैं यानी कि जो सड़क रिपेयर के लिए अगर उनको ज़रूरत है, तो फिर आप सभी को क्या करना है, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको सड़क समस्या सुलझाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें जो है जो सड़क टूटी फूटी होगी उसको फ़ोटो अपलोड करना है इस ऐप पर, लोकपथ मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है। और 7 दिन में जो है आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लोकपथ मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को मिला है। और यह कहाँ पर कार्यरत है, तो यह कार्यरत है कोलकाता में। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो कैमरून ने प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, तो विजय राघवन पैनल की स्थापना की गई थी DRDO की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है, तो प्रथम NGO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2024 में भारत का यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, तो 2024 का भारत का पहला अगर पूछे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है, तो कुट्रिम है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट आज का हमारा मैदान सीरीज का पार्ट 8। पहला प्रश्न है घास के मैदानों के बारे में देख लेते हैं। जैसे बेल्स घास के मैदान किस देश में है, तो साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स जो है कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है। पुस्ताज हंगरी में। और पंपाज में कौन सा, पंपाज जो घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रकाश की चाल
सर्वाधिक किस्में पाई जाती है? तो प्रकाश की चाल अगर पूछे सर्वाधिक किस्में पाई जाती है तो निर्वात, जिसे वैक्यूम कहते हैं, में पाई जाती है। प्रकाश की स्पीड पूछे कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसको आप इतना से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रकाश की चाल मतलब निकल आएगी। अगर वही बात करते हैं कि प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि की चाल अगर पूछे सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर ध्वनि को उत्पन्न करना है तो किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। जबकि प्रकाश कैसा है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और HCl के द्वारा जो है प्रोटीन पाचक में सहायक है। तो प्रोटीन पाचक में कौन सा सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक है प्रोटीन के पाचक में। नेक्स्ट है, परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र के बारे में देख लेते हैं, जैसे कुडनकुलम व कल्पक्कम किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है अर्जेंटीना में। जबकि वायुमंडलीय दाब की इकाई अगर पूछे किसमें मापी जाती है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई मापी जाती है बैरोमीटर में। अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेज़ी से अगर गिरावट होता है, मान लीजिए ऐसे तेज़ी से गिरावट होता है, तो यह किसका सूचक है? तो अगर तेज़ी से गिर रहा है तो यह सूचक है कि मौसम में जो है तूफान और आंधी की आने की संभावना है। अगर वही बात करें कि जो बैरोमीटर है अगर यह ऊपर चढ़ता है, मतलब ऊपर ऐसे जाता है, तो यह किसका सूचक है? तो आसमान साफ रहेगा, यानी तारे दिखाई देंगे। अगर बात करते हैं कि धीरे धीरे गिरता है, मान लीजिए ऐसे धीरे धीरे जो बैरोमीटर ये धीरे धीरे गिरता है, तो क्या संभावनाएं की जा सकती है कि मौसम में आज बारिश होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एरर अभिलेख से। और पूछे एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। अगर पूछे सती प्रथा को बैन किसने किया था? तो सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा, जो कि भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे, और यही भारत के पहले वायसराय भी बने थे। कौन बने थे? तो भारत के अगर पूछे पहले वायसराय कौन बने थे? तो ये थे विलियम बेंटिंग। और भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये विलियम बेंटिंग थे। तो सती प्रथा का अंत अगर पूछे किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। और पूछे सती प्रथा को बैन कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने निभाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अगर पूछे कब लागू हुआ था, कब आया था? तो यह आया था 2005 में, जिसे नरेगा कहते हैं। तो कब आया था नरेगा? 2005 में आया था। लेकिन अगर पूछे नरेगा को लागू कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। और फिर इसके बाद जो है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया जाता है? तो मनरेगा कर दिया जाता है 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा बन जाता है। 10वां प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले अगर पूछे कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, तो क्लाइव थे, ये आपको याद रखना है। और वही बात करते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो हेस्टिंग बने थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। और वही पूछे कि भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे सही है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1857 की क्रांति की समीक्षा के लिए किस कमीशन का गठन हुआ था? तो 1857 में ये जो क्रांति होती है, इसकी गठन के लिए मतलब इसकी समीक्षा करने के लिए कि जो है ब्रिटिश के सरकार के द्वारा कैसे कौन सी गलती हो जाती है कि भारतीयों का जो है गुस्सा कंपनी पर फूट जाता है, तो इसी को जांच करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की जाती है। तो इस कमीशन का क्या नाम था? पील कमीशन था। ठीक है, और इसी के बाद जो है 1857 के बाद जो है जो ब्रिटिश शासन था, यानी कि ब्रिटिश जो यहाँ पे रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक सेकंड फिर से बता देते हैं, जो भारत में 1857 की क्रांति के बाद जो है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इससे जो है शासन छीन कर भारत का शासन किसके हाथ में चला जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है। किसके पास चला जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, यानी कि महारानी के हाथ में अब भारत का जो भी शासन वासन होगा वो कौन देखने वाला है, ब्रिटिश क्राउन देखने वाला है। ठीक है, और पहले कौन देखता था, तो 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, अगर पूछे वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है, जादू टोना अंधविश्वास के बारे में अथर्ववेद में उल्लेखित किया गया है। जबकि पूछे वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं, तो 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरुआत कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 मई 2014 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और यह जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना भी है। इसके तहत जो है 0 बैलेंस पर अकाउंट खोला गया था। अगर बात करें 14वां प्रश्न है, पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसका पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आरबीआई है, आपको याद रखना है। और कब राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर पूछे आरबीआई का स्थापना कब किया गया था, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था, 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 19 जुलाई 1965 को 14 बैंकों का फिर जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसके बाद 1969 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहला किया गया था आरबीआई का, और दूसरे नंबर पर किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1965 में। फिर उसके 4 साल बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था, तो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल अगर पूछे कब से शुरू हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगर बात करें सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। इंडियन स्ट्रगल अगर पूछे पुस्तक किसकी है, तो यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो अबुल कलाम आज़ाद की है। 18वां प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिनलिथगो थे। और भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछे कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसी समय जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन ठीक इसी रात में ठीक 12 बजे क्या होता है, यानी कि 12 बजे यानी कि 00 हो जाता है। तो रात 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर्स स्टार्ट हो गया था। तो और इसके तहत जो है भारत के जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनको ब्रिटिशर्स ने कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर पूछे कब हुआ था, तो 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1938 से अगर पूछे हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। 1939 में अगर पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। और अंडमान निकोबार में एक राष्ट्रद्वीप है, और इसी राष्ट्रद्वीप का अब नया नाम कर दिया गया है बॉस द्वीप, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की याद में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, ये आपको याद रखना है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पाके टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 मैदान सीरीज के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इसमें सिर्फ देखने को 20 हैं, लेकिन इसमें जो है कितने प्रश्न हो जाते हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर इसमें देखा जाए दूसरा प्रश्न कौन सा है, तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे आपको 3 प्रश्न मिल जाएगा, यानी कि कहने को 16-17 प्रश्न है, मतलब 2 प्रश्न है, लेकिन इसमें आप सभी को एक्स्ट्रा कितने प्रश्न मिल गए हैं, 5 प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा मिल गया है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी दिखे तो आप सभी हमें कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार कर सकें। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।